कॉन्ट्रैक्ट में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे आज फ्री कंसेंट को। तो कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 खुद बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहले 2 और मोर पार्टीज होना, एटलीस्ट 2 पार्टीज होना बहुत जरूरी है। उसमें भी दैट जब कॉन्सेंट्रेशन देना चाह रहे हैं एक दूसरे को, दैट मस्ट बी लॉफुल, और लॉफुल ऑब्जेक्ट इज कंसेंट। तो कंसेंट क्या होती है? तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जब 2 पार्टी किसी चीज पे एग्री होती है, तो एग्री मीन्स वो किसी चीज पे अपनी कंसेंट एक दूसरे को दे रहे, कंसेंट एंड असेंट। सो उस केस में क्या होता है? तो द टॉपिक ऑन विच दे आर गिविंग देयर कंसेंट दैट मस्ट बी इन द सेम सेंस, सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो वो किस बात पे एग्री बताता है कि फ्री कंसेंट क्या है। अगर फ्री कंसेंट सेक्शन 14 हमें बताता है, अगर तो कि वो यहाँ पे वो अवॉइडेबल हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे आज फ्री कंसेंट को। तो कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 खुद बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहले 2 और मोर पार्टीज होना, एटलीस्ट 2 पार्टीज होना बहुत जरूरी है। उसमें भी दैट द एग्रीमेंट दे आर मेकिंग विच मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, और उसमें भी फिर जब वो कॉन्सेंट्रेशन देना चाह रहे हैं एक दूसरे को, दैट मस्ट बी लॉफुल, और लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टीज, ये सारे एलिमेंट उसमें होने जरूरी है। तो उन्हीं में से एक एलिमेंट है आपका फ्री कंसेंट। तो जब भी हम फ्री कंसेंट को पढ़ते हैं तो सेक्शन 13 इटसेल्फ बताता है, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 13 बताता है व्हाट इज कंसेंट। तो कंसेंट क्या होती है? तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जब 2 पार्टी किसी चीज पे एग्री होती है, तो एग्री मीन्स वो किसी चीज पे अपनी कंसेंट एक दूसरे को दे रहे, कंसेंट एंड असेंट। सो उस केस में क्या होता है? तो द टॉपिक ऑन विच दे आर गिविंग देयर कंसेंट दैट मस्ट बी इन द सेम सेंस, सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो वो किस बात पे एग्री हो रहे हैं? इन द सेम सेंस, इन द सेम थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ ए एंड देर इज अ बी। सो उनके पास एक घर है, तो ए वॉन्ट्स टू सेल हिज हाउस टू बी, जो कि दिल्ली में है, और यहाँ ए के पास सिर्फ एक ही घर है। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है कि ए अपना सिर्फ जो कि इकलौता घर उसके पास दिल्ली में है, वो बी को बेचना चाहता है, और बी भी इसी घर के बारे में सोच रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि मीटिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो द टर्म आई जस्ट सेड मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड यही है कि दोनों के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है, दोनों के मन आपस में मिल रहे हैं, और वो किस चीज को लेके है? इस घर को लेके है। और इसी का ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक के पास एक घर है दिल्ली में और दूसरा घर है जयपुर में, और ए अपना घर बी को बेचना चाहता है। तो इस केस में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। हो सकता है ए दिल्ली वाले घर के बारे में सोच रहा हो और बी सोच रहा हो कि वो जयपुर वाले घर की बात कर रहा है। तो इस केस में मीटिंग ऑफ माइंड्स यहाँ पे नहीं है। तो मीटिंग ऑफ माइंड्स का होना जरूरी है कि जो ए जिस घर की बात कर रहा है, सपोज दिल्ली, तो बी भी उसी घर के बारे में सोच रहा हो लेने के लिए। तो इस तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कंफ्यूजन होती है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट पे एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो द एसेंशियल एलिमेंट मीटिंग ऑफ माइंड इन द सेम सेंस। सो देन आता है हमारा सेक्शन 13, सेक्शन 14। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ कंसेंट का होना ही जरूरी नहीं है, कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट का फ्री होना भी बहुत जरूरी है टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो ये हमें बताता है कि फ्री कंसेंट क्या है। अगर फ्री कंसेंट सेक्शन 14 हमें बताता है, अगर सेक्शन 15, 16, 17, 18, अगर इनमें से किसी के भी एलिमेंट कंसेंट में नहीं है, लाइक अगर कोर्जन नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो हमारी कंसेंट फ्री मानी जाएगी अंडर सेक्शन 14। तभी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद अगर किसी को पता चलता है कि किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो उस केस में सेक्शन 19 और 19A में जिस भी पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है, कोर्जन हुआ है, अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है, जो पार्टी इफेक्ट हुई है उस
चीज से वो उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है। लेकिन जब तक वो पार्टी वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करवाएगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहने वाला है। तो इसके लिए उन्हें स्पेशली कोर्ट के पास जाना पड़ेगा टू मेक इट डिक्लेयर वॉइड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 15, 16, 17 एंड 18। तो हमारा सेक्शन 15 कहता है दैट कंसेंट मस्ट बी फ्री, इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय द कोर्जन। कोर्जन मीन्स इन हिंदी किसी के भी साथ जोर जबरदस्ती करके, डरा धमका के अगर आप उससे आप उसकी कंसेंट लेते हो तो दैट कंसेंट ऑब्वियसली नॉट फ्री। सो कोर्जन को हम देखते हैं लाइक कोर्जन कमिटिंग, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द लॉ। तो कोर्जन कब कब किस किस केस में माना जाएगा? अगर कोई उसको डरा धमका रहा है टू कमिट एनी अनलॉफुल एक्ट अंडर आईपीसी। आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस को लेकर अगर कोई किसी को डराता है तो वो कोर्जन में आएगा। तो दैट मीन्स कंसेंट इज नॉट फ्री। देन द अनलॉफुल डिटेनिंग, अगर किसी को अनलॉफुली डिटेन करने के लिए कहता है तो दैट इज ऑल्सो कोर्जन। किसी को थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी डिटेन करने के लिए किसी को धमकाता है या कोई भी ऐसा काम करता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी को नुकसान हो रहा है, उस केस में वो कोर्जन कहलाएगा। तो इन दैट केस ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable at the will of the party whose consent was caused। ठीक है। देन 16, देन सेक्शन 16 में आता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो बेसिकली लेमन लैंग्वेज में अगर हम कहें किसी को भी बहला फुसला के कोई भी उसको अगर उसकी कंसेंट लेता है तो उस केस में वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है। बट किस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा? तो सो द रिलेशन सबसिस्ट बिटवीन द पार्टीज। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं ए और बी, उनके बीच में कोई रिलेशन होना जरूरी है अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए। ये सन और फादर का भी रिलेशन हो सकता है, ये मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन भी हो सकता है, ये किसी तरह का रिलेशन होगा जहां कोई अपेरेंट अथॉरिटी है। तो सन अपने फादर को इंड्यूस कर सकता है कि आप मुझे अभी के अभी आप मुझे एक लाइक 10,000 रुपए दो वरना मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। तो दिस इज लाइक यहाँ सन ने क्या किया? अनड्यूली इन्फ्लुएंस किया। यहाँ एक दोनों के बीच में एक रिलेशन था, उस रिलेशन की वजह से फादर क्या है? अनड्यूली इन्फ्लुएंस हुए हैं कि ही डोंट वांट हिज सन डेड। सो इस केस में क्या होगा? वो उसको पैसे दे देंगे लेकिन बाद में वो उसको मना भी कर सकते हैं। हो सकता है एक बार के लिए उन्होंने बोला कि हाँ मैं दे दूंगा, तो बेटे को लगाएगा कि नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी। बट यहाँ क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि आप मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी बात को लेके वो अपनी बात मनवाए, किसी डरा धमका के कुछ करने की कोशिश करे, तो उस केस में उसकी कंसेंट फ्री नहीं होगी। So the first thing in the coercion is undue influence is apparent authority, and the second thing is where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason। तो इस केस में क्या हो सकता है फादर बहुत ही बूढ़े हों और सन कहे कि आप एक विल के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो सारी की सारी, और हो सकता है इसके और भी बेटे हों फादर के। तो हो सकता है उस केस में क्या होगा? वहां वो अगर ये बहुत ही ओल्ड है तो इस केस में भी क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉज हो सकता है। सो टेम्परली और परमानेंटली अफेक्ट बाय रीजन ऑफ एज। हो सकता है उनकी एज इतनी ज्यादा हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। एज में छोटे बच्चे से लेके लाइक एक छोटा बच्चा है उसे भी आप बहुत आसानी से बहला फुसला सकते हो। कोई बहुत ही ओल्ड है, जो बहुत ही बूढ़े हो जाते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है? एज दोनों के पे अप्लाई होती है। छोटे बच्चे को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बहुत बूढ़े आदमी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो।
इलनेस के बेसिस पे भी, अगर हो सकता है कि कोई पूरी तरह मेंटली रिटार्डेड नहीं है बट उसके माइंड में कुछ ऐसा है कि वो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए वो अपना स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहता है, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है सोचने की, डिसीजंस लेने की, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन की होती है। तो उस केस में भी मान लिया जाएगा तो कि यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस था। एंड देन बॉडीली डिस्ट्रेस, किसी को बॉडीली, किसी को फिजिकली कुछ डिस्ट्रेस हो सकता है जिसकी वजह से वो कंसेंट उसकी फ्री ना हो, उसको ढेला फुस लगे उसकी कंसेंट ले ली जाए। तो इन केसेस में ये चीज पॉसिबल है। देन वेर अ पर्सन हु इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया, यहाँ जैसे मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होता है, या मास्टर बहुत इजीली सर्वेंट की विल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इस केस में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉज हो जाएगा। तो उसका इफेक्ट भी हम सेक्शन 19 में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ पे वो अवॉइडेबल हो जाएगा।